नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रीमती संगीता बाजपेयी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट एनपीजी कॉलेज ऑफ साइंस, रायपुर, छत्तीसगढ़। मैं आज आपको पॉली एम्ब्रियोनी के बारे में जानकारी देना चाहूंगी, जो आपके 4th सेमेस्टर के पेपर 1 यूनिट 3 में रखी गई है। पॉली एम्ब्रियोनी Polyembryony has been defined as the occurrence of more than one embryo in the seeds. सामान्यतः एक बीज के अंदर एक एम्ब्रियो पाया जाता है और इसलिए हम सीड को एम्ब्रियो का हाउस भी कहते हैं। एक सीड के अंदर एक एम्ब्रियो जो आगे चलकर एक सीडलिंग, एक प्लांटलेट और एक प्लांट का फॉर्मेशन करता है। पर यदि किसी कारण से एक सीड के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो का यदि फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे हम कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी को एंटोन वन लीवेनहॉक ने 1719 में ऑरेंज सीड्स में सबसे पहले रिपोर्ट किया था। ये जो एक से ज्यादा एम्ब्रियो, ये जिसे हम एडिशनल एम्ब्रियो कहते हैं, ये हमेशा मैच्योर नहीं होते हैं। The additional embryo do not always mature. They may become arrested at the very early stage or may degenerate during the course of seed development. या तो ये विकास की शुरुआती अवस्था में खत्म हो जाते हैं या ये बीज के विकास के साथ धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाते हैं। यहाँ पर हम देखना चाहेंगे कि एक सीड के अंदर एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हमको मालूम है कि ओवरी के अंदर ओव्यूल पाया जाता है और ओव्यूल के अंदर जो फीमेल गैमेटोफाइट में एम्ब्रियो सैक होता है जिसमें मिलता है एक एग। एग के साथ 2 सिनर्जिक सेल पाई जाती हैं, 3 एंटीपोडल सेल पाई जाती हैं और 2 पोलर न्यूक्लियाई, जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक इज द फीमेल गैमेटोफाइट विच इज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, जो कि चारों तरफ से न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट से घिरा होता है। इंटेग्यूमेंट्स आगे चलकर सीड कोट का फॉर्मेशन करते हैं और यहाँ पर जो जायगोट जो एक एग जो कि आगे चलकर जायगोट फॉर्म करता है, यह एक पॉलन ट्यूब में आए हुए 2 मेल गैमेट में से एक मेल गैमेट के साथ या स्पर्म के साथ फ्यूज होता है। मतलब एग और स्पर्म, एग और मेल गैमेट फर्टिलाइज होकर जायगोट बनाता है और ये जायगोट माइटोसिस समसूत्री विभाजन, माइटोसिस डिवीजन के साथ आगे बढ़कर यह जो स्ट्रक्चर बनाता है वह स्ट्रक्चर कहलाता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जायगोट से बन रहा है और यह आगे चलकर मल्टी सेलुलर जो है वो स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियो। तो जायगोट भी डिप्लॉयड है और एम्ब्रियो भी डिप्लॉयड है। इस एम्ब्रियो में रेडिकल, हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल और कॉटिलेडन्स होते हैं। डाइकोट प्लांट्स में 2 कॉटिलेडन और मोनोकोट प्लांट में सिंगल कॉटिलेडन पाया जाता है। मोनोकोट प्लांट में ये पोलर न्यूक्लियाई से बना हुआ फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन से बना हुआ एंडोस्पर्म धीरे धीरे मोनोकॉट में पाया जाता है और डाइकॉट में वह धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ओव्यूल आगे चलकर सीड बनाता है और ये जो एक एग है ये एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन सीड के अंदर करता है, इसलिए सीड के अंदर सिंगल एम्ब्रियो पाया जाता है। पर यदि किन्हीं कारणों से एक से ज्यादा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो उसे हम कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी डेवलप होने के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें कि यहाँ पर 4 कारण लिए गए हैं। क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोज बाय सेल ऑफ एम्ब्रियो sac अदर देन द एग, डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो sac विद इन द सेम ओव्यूल, एक्टिवेशन ऑफ स्पोरोफिटिक सेल ऑफ द ओव्यूल। क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी जो कि नॉर्मली हम देखते हैं जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में यह कॉमन नहीं होता है, यह जो है वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में बहुत कम पाया जाता है, पर ऑर्किड्स में इसे नोट किया गया है। स्वामी ने 1943 में क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी के 3 कारण बताए थे। पहला है जायगोट डिवाइड होकर। द जायगोट डिवाइड्स इरेगुलरली टू फॉर्म ए मास ऑफ सेल्स व्हिच गिव्स राइज टू मैनी एम्ब्रियोज। यहाँ हम देख रहे हैं ये सिंगल जायगोट है जो एक से ज्यादा सेल में डिवाइड हो जाता है और हर सेल आगे चलकर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती है। तो जायगोट के डिवीजन से बने हुए सेल एम्ब्रियो फॉर्मेशन में भाग लेती है। प्रो एम्ब्रियो, the pre-embryo forms small buds or outgrowth which may themselves function as an embryo. एम्ब्रियो से कई बार कुछ बडिंग सेल्स बन जाती हैं, ये बडिंग सेल्स आगे चलकर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती हैं।
इसके अलावा जब हम जायगोट से एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की बात देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि एम्ब्रियोनल सेल्स जो होती हैं उसके साथ एक सस्पेंसर सेल पाई जाती है जो हाउस्टोरियल बिहेवियर की होती है और वह फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करने का काम करती है। और वह सस्पेंसर सेल कई बार फिलामेंटस एम्ब्रियो बनाती है जो ब्रांच्ड भी हो जाता है, और ये जितनी ब्रांचेस बनाता है वह हर ब्रांच आगे चलकर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती है, जो कि ऑर्किड्स में हमको कॉमनली दिखाई देता है। इसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो बाय द सेल ऑफ एम्ब्रियो सेक अदर देन द एग। अभी हम कह रहे हैं कि अगर जायगोट किससे बना, एग और मेल गैमिट के फ्यूजन से बना हुआ स्ट्रक्चर है जायगोट। तो हमने पहला प्रकार देखा था कि अगर जायगोट किसी तरह से डिवाइड होता है तो हर सेल एक एम्ब्रियो बना रही है। यहाँ हम देख रहे हैं कि यदि एम्ब्रियो सेक में पाए जाने वाली एग के अलावा जो दूसरी सेल्स हैं जैसे कि सिनर्जिड और एंटीपोडल सेल, अगर वह आगे बढ़कर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करें तो एक सीड के अंदर हमको एक से ज्यादा एम्ब्रियो दिखाई देंगे। तो सिनर्जिड सेल से एम्ब्रियो का बनना एक कॉमन प्रोसेस हमको मिलती है। सिनर्जिड सेल कई बार मेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज हो जाता है और कई बार डायरेक्ट वह एम्ब्रियो बनाता है, आर्जिमोन जैसे कि आर्जिमोन मैक्सिकाना में वह बनाता है। तो ये बना हुआ जो एम्ब्रियो है अगर फर्टिलाइज्ड एग से होगा तो ये डिप्लॉइड होगा, और अनफर्टिलाइज्ड एग से बना हुआ एम्ब्रियो होगा तो ये हैप्लॉइड होगा। एंटीपोडल सेल से एम्ब्रियो बनना बहुत कॉमन नहीं है, पर अल्मस में इसे नोट किया गया है। यहाँ पर दिखाया गया है कि जायगोट जायगोट ये पिंक कलर में जो है ये नॉर्मल जायगोट है जो कि आगे चलकर एम्ब्रियो बना रहा है, और ये जो सिनर्जिड सेल्स आगे डेवलप होकर एम्ब्रियो बना रही हैं, तो एक सीड के अंदर हमको एक से ज्यादा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ सिनर्जिड सेल। वैसे ही यहाँ पर हम देख रहे हैं ये नॉर्मल जायगोट है जो एम्ब्रियो बना रहा है, और ये एंटीपोडल सेल्स है जो आगे चलकर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर रही है। तीसरा प्रकार हम देखते हैं कि अभी हमने देखा एम्ब्रियो सेक में पाए जाने वाला एग सेल जायगोट बनाती है, जायगोट अंडे का डिफरेंशिएशन आगे चलकर एम्ब्रियो बनाता है। दूसरा हमने देखा जायगोट के अलावा या एग के अलावा जो सिनर्जिड सेल्स पाई जा रही है, एंटीपोडल सेल पाई, दूसरी जो सेल्स पाई जा रही है उनके द्वारा एम्ब्रियो बन रहा है। और तीसरा प्रकार हम देखते हैं कि यदि एक ओव्यूल में एक से ज्यादा एम्ब्रियो सेक का यदि डेवलपमेंट हो जाता है तो हर एम्ब्रियो सेक में एक एक एग सेल पाई जाएगी, और हर एग सेल जो है वो जायगोट बनाती हुई एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगी। तो यहाँ पर फिर से वही बात हो जाएगी कि एक सीड के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो सेक है तो एक से ज्यादा जायगोट है तो एक से ज्यादा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, तो पॉली एम्ब्रियोनी डेवलप हो जाएगी। फॉर्मेशन ऑफ ट्विन एम्ब्रियो सेक विद इन अ ओव्यूल इज नोन इन कैजुराइना, एक्विसिटिफोलिया एंड साइट्रस। साइट्रस और कैजुराइना में ओव्यूल के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट बहुत कॉमनली देखा जा सकता है। उसी तरह से हम देखते हैं लोरेंथेसी फैमिली में जो ओव्यूल होता है वह नॉर्मल नहीं होता है। उसमें हम देखते हैं कि ओव्यूल का डेवलपमेंट स्टिग्मा तक हो जाता है, और एम्ब्रियोसा के स्टिग्मा को टच करके फिर नीचे की तरफ मूव होता है, और वहां पर भी हम देखते हैं कि ओव्यूल में एक से ज्यादा एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन पाया जाता है। तो numerous embryos sac develop in the same ovary and their tips except one, all embryos collapse during the seed development। तो एम्ब्रियो सैक एक से ज्यादा अगर बनते भी हैं और उन एम्ब्रियो सैक में अगर एम्ब्रियोज का फॉर्मेशन होता भी है तो वह द सीड डेवलपमेंट के साथ धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। चौथा प्रकार हम देखते हैं कि किस तरह से पॉली एम्ब्रियोनी डेवलप हो रही है, एक्टिवेशन ऑफ स्पोरोफिटिक सेल ऑफ ओव्यूल। हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ओव्यूल आगे चलकर सीड बनाता है और ओव्यूल के अंदर बना हुआ जायगोट एम्ब्रियो बनाता है, या ओव्यूल के अंदर मिलने वाली जो एम्ब्रियो सेक की सेल है वो एम्ब्रियोज बनाती है। पर यदि ओव्यूल की सेल, ओव्यूल में इंटेगुमेंट्स हैं, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट और न्यूसेलस, यदि इन दोनों के इंटेगुमेंट की सेल या न्यूसेलस इन दोनों के द्वारा यदि स्पोरोफिटिक सेल्स का फॉर्मेशन होकर, ये स्पोरोफिटिक सेल्स ऑलरेडी हैं, इनके द्वारा जो है वो डिप्लॉयड एम्ब्रियो का यदि फॉर्मेशन होता है तो वह उससे एक बीज के अंदर, एक सीड के अंदर हमको नॉर्मल के अलावा
और भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन दिखाई देगा, तो वहां पर पॉली एम्ब्रियोनी डेवलप हो जाएगी और इस तरह से बने हुए एम्ब्रियोज को हम कहते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियो। मतलब मैटरनल स्पोरोफिटिक टिश्यूज लाइक न्यूसेलस एंड इंटेगुमेंट से बना हुआ एम्ब्रियो एडवेंटिव एम्ब्रियो कहलाता है। द न्यूसेलर एम्ब्रियो आर ग्रेजुअली पुश्ड इनटू द एम्ब्रियो सैक कैविटी। न्यूसेलस, क्योंकि एम्ब्रियो सैक सेंटर में पाया जाता है, उसके चारों तरफ न्यूसेलस है, तो और हम कह रहे हैं न्यूसेलस की सेल्स आगे चलकर एम्ब्रियो बना रही हैं, और तो ये एम्ब्रियो फूड मटेरियल के लिए एम्ब्रियो सैक कैविटी में जो है पुश होता है, अंदर की तरफ धंसता है फूड मटेरियल एब्जॉर्व करने के लिए। न्यूसेलर एम्ब्रियो की पोजीशन, क्योंकि न्यूसेलस लेटरल साइड में पाया जाता है, इसलिए उससे बना एम्ब्रियो की पोजीशन तो लेटरल साइड में होती है। ये इरेगुलर शेप का होता है और इसमें सस्पेंसर नहीं पाया जाता, और इसीलिए ये फूड मटेरियल को एब्जॉर्व करने के लिए एम्ब्रियो सैक कैविटी में जो है वो धंसते हैं। दूसरा प्रकार हम देखते हैं इंटेगुमेंट। एम्ब्रियो सैक में पाए जाने वाले इंटेगुमेंट की एपिडर्मल और सब एपिडर्मल सेल्स जो है आगे चलकर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती हैं। तो चाहे वो न्यूसेलस की सेल्स से बना हुआ एम्ब्रियो हो या इंटेगुमेंट की सेल्स, ये दोनों स्पोरोफिटिक हैं, तो दोनों से बने हुए एम्ब्रियो डिप्लॉयड होंगे, इन्हें एडवेंटिव एम्ब्रियो कहेंगे। ये एडवेंटिव एम्ब्रियो हमको जो है न्यूसेलस की सेल से भी डेवलप होते हुए दिखाई देते हैं और इंटेगुमेंट की सेल से भी डेवलप होते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि ये इंटेगुमेंट से बना हुआ एम्ब्रियो है। ये इंटेगुमेंट से बना हुआ एम्ब्रियो जो कंपोजिट एम्ब्रियो है, एंडोस्पर्म है, उसमें धंसता है और फूड मटेरियल जो है वो एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि इसमें नॉर्मल कंडीशन में जो न्यूसेलस से डेवलप्ड एम्ब्रियो है उसमें सस्पेंसर सेल्स नहीं पाई जाती जो फूड मटेरियल एब्जॉर्वेशन का काम करती हैं। दूसरा हम यहाँ पर देख रहे हैं न्यूसेलस की जो सेल्स हैं वह यहाँ पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर रही हैं और ये एंडोस्पर्म से फूड मटेरियल जो है वो लेती हैं, क्योंकि इनमें भी सस्पेंसर सेल्स नहीं पाई जाती। जो पॉलीएम्ब्रियोनी है उसके क्या कारण हो सकते हैं? पॉलीएम्ब्रियोनी किसी सीड में क्यों डेवलप होती है? इसके हमको 3 कारण यहाँ पर हमने लिए हैं। हबरलैंड ने 1921 में नेक्रो हार्मोन थ्योरी प्रपोज की थी। उन्होंने कहा था, ही proposes that the degenerating cells of nucellus act as the source of stimulus and for the adjacent cell to divide and form a adventive embryo. उनका यह मानना था कि जब न्यूसेलस जो है वो नॉर्मली मेगास्पोर मदर सेल जब मियोसिस डिवीजन करती है तब उसे नरिशमेंट देती है और धीरे धीरे वह न्यूसेलस की सेल जो है वो डिजेनरेट हो जाती है जैसे जैसे एम्ब्रियो सैक बढ़ता है और उसको प्लेस भी देती है और उसको फूड मटेरियल भी देती है। तो जब न्यूसेलस की सेल डिजेनरेट हो रही है, खत्म हो रही है, तब उसमें से कुछ हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है जिन्हें नेक्रो हार्मोन्स कहा गया। ये नेक्रो हार्मोन स्टिमुलेंट की तरह जो न्यूसेलस की सेल्स है या इंटेगुमेंट्स की सेल्स है उनको डिवाइड होने के लिए जो है वो एक्टिवेट करती है और वो डिवाइड होकर आगे चलकर डिप्लॉयड एडवेंटिव एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं। तो नेक्रो हार्मोन थ्योरी ये कहती है। लॉरी के अनुसार 1947 में उन्होंने प्रपोज किया कि पॉली एम्ब्रियोनी जो है वह का कैरेक्टर्स जो है एम्ब्रियोनल सेल्स में पाया जाता है और वह उसके रिसेसिव जीन में मौजूद होता है। और तो जब रिसेसिव जीन कई बार एक्टिव हो जाते हैं तब हमको पॉली एम्ब्रियोनी दिखाई देती है। तीसरा कारण जो है वह एक्सटर्नल फैक्टर। पॉलीएम्ब्रियोनी इन्फ्लुएंस्ड बाय द फॉलोइंग एक्सटर्नल फैक्टर्स। बहुत सारे बाहरी ऐसे कारक होते हैं, दूसरे ऐसे कारक हैं स्टिमुलेंट और जीन के अलावा, जैसे कि एज। यहाँ हम देखते हैं कि जो पुराने पेड़ होते हैं उसमें पॉलीएम्ब्रियोनी पाई जाती है, उसमें नोट की गई है, और यंग प्लांट्स में नॉर्मली नहीं पाई जाती। तो यह माना जाता है पॉलीएम्ब्रियोनी को एज जो है कहीं ना कहीं इंड्यूस करती है। उसी तरह से जिस साल हम देखते हैं कि फ्रूटिंग ज्यादा होती है उस साल उन सीड्स में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हमको ज्यादा मिलता है। तो फ्रूट सेट भी कहीं ना कहीं पॉलीएम्ब्रियोनी को प्रभावित करता है। उसके अलावा हम देखते हैं कि अगर फूड मटेरियल की मात्रा कम है तो पॉलीएम्ब्रियोनी डेवलप नहीं होती, मगर फूड मटेरियल अगर सफिशिएंट अमाउंट से ज्यादा है तो उसमें पॉलीएम्ब्रियोनी की
उपस्थिति हमको दिखाई देती है। उसी तरह से ओरिएंटेशन ऑफ ब्रांचेस, तो यह देखा गया है कि बीइंग हायर ऑन द नॉर्दर्न देन अ सदर्न ब्रांचेस, नॉर्दर्न ब्रांचेस में पॉलीएम्ब्रियोनी ज्यादा देखी जाती है बजाय कि सदर्न एम्ब्रियो ब्रांचेस के। अगर हम पॉलीएम्ब्रियोनी को क्लासिफाई करना चाहें, वर्गीकृत करना चाहें, तो इसे हम दो भागों में बांटते हैं, स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड। स्पॉन्टेनियस मतलब नेचुरली अकरिंग पॉलीएम्ब्रियोनी, और इंड्यूस्ड जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में हमारे द्वारा जो है वो डेवलप की जाती है। यहाँ पर स्पॉन्टेनियस पॉलीएम्ब्रियोनी को दो भागों में डिवाइड किया गया है, गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक। हमने पहले ही कहा है कि बहुत सारी गैमेटिक सेल्स ऐसी पाई जाती हैं जिनके द्वारा एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट पाया जाता है, जैसे कि जिसके द्वारा एम्ब्रियोसेक में पाई जाने वाली जैसे सिनेडिड सेल्स हैं या एंटीपोडल सेल्स हैं या हैप्लॉइड सेल्स हैं, इनके द्वारा यदि डेवलप्ड एम्ब्रियो है तो उससे डेवलप्ड पॉलीएम्ब्रियोनी गैमेटोफिटिक होगी। यदि डिप्लॉइड एम्ब्रियो डेवलप हो रहे हैं किसी तरह से, जैसे कि फर्टिलाइज्ड सिनर्जिड हुआ, न्यूसेलस इंटेगुमेंट की सेल, तो उसे हम स्पोरोफिटिक पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। पॉलीएम्ब्रियोनी का क्या महत्व है? पॉलीएम्ब्रियोनी का प्लांट ब्रीडिंग और हॉर्टिकल्चर में बहुत सिग्निफिकेंट रोल हमको दिखाई देता है। यहाँ हम देखते हैं जो न्यूसेलर एम्ब्रियोज होते हैं, जिसे हम एडवेंटिव एम्ब्रियो कहते हैं, ये एडवेंटिव एम्ब्रियो नॉर्मली डिसीज फ्री देखे जा सकते हैं। इन न्यूसेलर एम्ब्रियो यदि डेवलप होकर प्लांट फॉर्म करते हैं तो इसमें बेटर रूट सिस्टम का डेवलपमेंट हमको दिखाई देता है। उसी तरह से हम देखते हैं कि अगर न्यूसेलर एम्ब्रियो है या एडवेंटिव एम्ब्रियो अगर डेवलप हो रहे हैं, तो हम देखते हैं जब हम कटिंग के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं तो धीरे धीरे उस का जो विगर है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, उनकी कैपेसिटी, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में फर्क पड़ता है। तो ये न्यूसेलर एम्ब्रियो जो है वह रिस्टोरेशन का कार्य करता है। उस उसके बाद हम देखते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियो आर आल्सो सिग्निफिकेंट इन मॉर्फोजेनेटिक स्टडीज। एडवेंटिव एम्ब्रियो की बात जब हम करते हैं तो एडवेंटिव एम्ब्रियो में फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, वो प्योर सेल्स हैं, वो पेरेंटल सेल्स हैं। तो पेरेंटल सेल्स के स्टडी के लिए ये बहुत यूजफुल होते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियो की सेल्स, क्योंकि वो आगे चलकर कौन सी सेल्स बना रही हैं, किस तरह का कैरेक्टर डेवलप कर रही हैं, जो पेरेंटल कैरेक्टर की पेरेंटल सेल की तरह ही है, उसको उसकी स्टडी बहुत आसान हो जाती है। टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म सीडलिंग ऑफ पेरेंटल प्लांट, क्योंकि इनमें ये जो भी है, जितने भी एम्ब्रियो पॉलीएम्ब्रियोनी में एक्स्ट्रा डेवलप हो रहे हैं, ये बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप्ड जाइगोट से है, मतलब वो सिनर्जिड सेल हैं, वो न्यूसेलर सेल्स हैं। तो उस कंडीशन में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो भी बनेगा वो बिल्कुल पेरेंटल सेल की, पेरेंटल प्लांट की तरह ही एम्ब्रियो होगा, मतलब बनने वाला प्लांट भी बिल्कुल पेरेंटल प्लांट की तरह हमको दिखाई देता है। उसी तरह से यदि टिश्यू कल्चर में हम एम्ब्रियोजेनेसिस डेवलप करते हैं तो म्यूटेंट सिलेक्शन जो है वो बहुत आसान हो जाता है पॉली एम्ब्रियोनी में या टिश्यू कल्चर के द्वारा डेवलप्ड एम्ब्रियोइड्स में। यहाँ पर हमने देखा कि पॉली एम्ब्रियोनी के हमको कितने सारे सिग्निफिकेंस दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हम पॉली एम्ब्रियोनी डेवलप करना चाहते हैं। तो पॉली एम्ब्रियोनी को हम एक्सपेरिमेंटली किस तरह से इंड्यूस कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो बहुत आसान तरीका है वह है जो हार्वेस्टेड सीड्स होते हैं। तो हार्वेस्टेड सीड्स जिनको हम जिन बीजों को का उपयोग हम प्लांट लगाने के लिए कर रहे हैं, उसमें से हम एम्ब्रियोज को निकालते हैं, उनको 2,4-D और Na के नेफ्थाइल एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में इसे डिप किया जाता है, उसे ट्रीट किया जाता है 1% सॉल्यूशन में। तो धीरे धीरे से हम देखते हैं कि वो जो नॉर्मल एक एम्ब्रियो था वह धीरे धीरे ट्विन एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, और ये दोनों एम्ब्रियो जो है वह अलग अलग सीडलिंग का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि एक एम्ब्रियो से दो प्लांट का फॉर्मेशन, दो आइडेंटिकल प्लांट का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। दूसरा हम देखते हैं एसिडिक बफर ट्रीटमेंट के द्वारा। यहाँ पर हम एम्ब्रियोनल बॉडी मतलब एम्ब्रियो को ट्रीट करते हैं। तो एम्ब्रियोनल बॉडी जब हम लेते हैं तो ऊपर एम्ब्रियोनल सेल है और नीचे की सस्पेंसर सेल है। सस्पेंसर सेल हॉस्टोरियल बिहेवियर शो करती है जो नॉर्मली एम्ब्रियो फॉर्मेशन में भाग नहीं लेती है। जब हम इसे एसिडिक बफर के द्वारा ट्रीट करते हैं तो हम देखते हैं कि जो नॉर्मल एम्ब्रियोनल सेल्स हैं ये धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाती हैं और
उसकी जगह सस्पेंसर सेल जो है वो इंड्यूस हो जाती है, उसमें सेल डिवीजन होने लगता है और ये धीरे धीरे आगे चलकर एडवेंटिव एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती है। यहाँ पर ये नॉर्मल एम्ब्रियोनल सेल है, एम्ब्रियोज है, एम्ब्रियो जो धीरे धीरे डिजेनरेट हो रहा है, और ये सस्पेंसर सेल है जो आगे चलकर ये दो एम्ब्रियो एडवेंटिव एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती है, जो कि आगे चलकर दो सीडलिंग का फॉर्मेशन करती है। और जो सबसे सक्सेसफुल जो है तरीका है एम्ब्रियो एक्स्ट्रा एम्ब्रियो फॉर्मेशन का, एक से ज्यादा एम्ब्रियो बनाने का, वो है टिश्यू कल्चर। सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन 100 स्पीसीज। तो हमको मालूम है टिश्यू कल्चर में मीडियम में हम आर्टिफिशियल मीडियम में सिंगल सेल या प्लांट पार्ट को जो है वो ग्रो करते हैं, तो जो आइडेंटिकल सेल बनती है उन्हें हम कैलस कहते हैं। तो यहाँ पर हम जो मीडियम लेते हैं उसमें 0.5 to 1 मिलीग्राम जो है 2,4-D लिया जाता है, और कल्चर मीडियम में सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट ले लिया जाता है, तो कैलस डेवलप होता है। ये कैलस धीरे धीरे जो है इसकी सब कल्चरिंग की जाती है इस कैलस की, और हम अब ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पर कम कर देते हैं, 0.01 to 0.1 ग्राम तक लेते हैं हम इसमें ऑक्सीजन। और जब इस कैलस को इसमें ट्रांसफर किया जाता है तो इसमें हमको छोटे छोटे एम्ब्रियोजेनिक क्लम्प का फॉर्मेशन दिखाई देता है, और कुछ समय बाद ये एम्ब्रियोजेनिक क्लम्प्स जो है वो मैच्योर एम्ब्रियोज में बदल जाते हैं, और ये बने हुए जो एम्ब्रियोज हैं इनके द्वारा डायरेक्ट प्लांट का फॉर्मेशन भी हो जाता है और हो सकता है, और इन एम्ब्रियोज को सोडियम एल्जिनेट से इनको ट्रीट करके इससे आर्टिफिशियल सीड का फॉर्मेशन भी हम कर सकते हैं। कल्चर मीडियम में नाइट्रोजन सोर्स भी बहुत महत्व रखता है, यह भी सोमेटिक एम्ब्रियो को जो है इन्फ्लुएंस करता है। तो नाइट्रोजन सोर्स डालने पर एम्ब्रियोजेनेसिस बहुत आसानी से की जा सकती है। तो यहाँ पर 0.5 मिलीग्राम 2,4-D से को इंडक्शन मीडियम के फॉर्म में हम यूज करते हैं, कैलस बनता है, कैलस की सब कल्चरिंग की जाती है 6 वीक के बाद। यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा हमने कम कर दी है, धीरे धीरे एम्ब्रियोनल कम बनता है जिससे एम्ब्रॉइड्स बनते हैं। अब हम फिर से सब कल्चरिंग करते हैं कोकोनट मिल्क के साथ, तो ये प्लांटलेट बनते हैं, या फिर इन एम्ब्रॉइड्स को निकालकर हम आर्टिफिशियल सीड का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि पॉली एम्ब्रियोनी जो है वह क्या है, एक सीड के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन पॉली एम्ब्रियोनी। ये जाइगोटिक सेल से भी हो सकता है, ये एम्ब्रियोनल सेल से भी, एम्ब्रियोसेक की सेल्स के द्वारा भी हो सकता है, एक से ज्यादा एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट से भी हो सकता है, और ओव्यूल की सेल के द्वारा भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो सकता है। तो बिना जाइगोट के किसी भी सेल के द्वारा या बिना फर्टिलाइज्ड एग के एक्स्ट्रा बने हुए एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किया भी जा सकता है आर्टिफिशियली भी, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि पॉली एम्ब्रियोनी के बहुत सारे बेनिफिट्स हमको प्लांट ब्रीडिंग और हॉर्टिकल्चर में दिखाई देते हैं। इसलिए हम पॉली एम्ब्रियोनी को नॉर्मली ट्रीट करके, प्लांट सीड को, एम्ब्रियो को ट्रीट करके पॉली एम्ब्रियोनी इंड्यूस कर सकते हैं और उसका बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू।